कोरोना वायरस पेंडेमिक के टफ टाइम से गुजरते हुए हमने बहुत से मुश्किल पड़ाव देखे हैं। इस वायरस के बहुत से वेरिएंट्स के इम्पैक्ट्स को फेस किया है, इवन अभी भी कर रहे हैं। और उसी कोरोना वायरस से एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी सामने आई जिसका नाम है सार्स। SARS। सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है। ये सार्स कोरोना वायरस से होने वाले वायरल न्यूमोनिया की एक सीरियस फॉर्म है। सार्स कोरोना वायरस को SARS-CoV और SARS-CoV-1 भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये एक एनिमल वायरस है जो अब ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए केपेबल हो गया है। और ऐसे में इस डिजीज के बारे में आपको भी जरूर से जान लेना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ को लेकर के जितना अवेयर हुआ जाए उतना ही कम है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए डिटेल में जानते हैं SARS यानी सार्स के बारे में। सार्स को सबसे पहले चाइना में नवंबर 2002 में आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद देखते ही देखते ये डिजीज इंटरनेशनल ट्रैवल के थ्रू 29 कंट्रीज में स्प्रेड होती चली गई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। सार्स का आउटब्रेक साल 2002 से 2004 तक रहा और उसके बाद से सार्स का कोई भी नया केस सामने नहीं आया। सार्स कोरोना वायरस के एक स्ट्रेन से बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये वायरसेस की उसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पहले ये वायरसेस इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होते थे, लेकिन एनिमल्स में सीरियस इलनेस कर सकते थे। इसी के बेस पर साइंटिस्ट को लगता है कि सार्स एनिमल से ह्यूमंस तक पहुंच गया है और इसने एक या ज्यादा एनिमल वायरसेस से इवॉल्व होकर के यानी विकसित होकर के अपना एक न्यू स्ट्रेन यानी वेरिएंट बना लिया है। माना जाता है कि SARS-CoV का ओरिजिन बैट्स यानी चमगादड़ों में हुआ। वहां से ये वायरस सीवर्ट कैट में चला गया जो इंटरमीडिएट एनिमल होस्ट बनी और फिर ये इंसानों में आ गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कोविड-19 और सार्स एक जैसे हैं या फिर ये अलग हैं? आइए जानते हैं। सार्स और कोविड-19 दो अलग अलग रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, लेकिन ये दोनों ही कोरोना वायरसेस से होती है। सार्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस SARS-CoV या SARS-CoV-1 है, वहीं कोविड-19 SARS-CoV-2 से होता है। सार्स में कोविड-19 के कंपैरिजन में डेथ का हाई रिस्क रहा है और कोविड-19 सार्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से फैला है। इन दोनों बीमारियों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे कि ये दोनों ही कोरोना वायरस से होने वाली रेस्पिरेटरी इलनेस है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होती है। ये दोनों ही सीरियस इलनेस बन सकती है और कई बार इसमें ऑक्सीजन या मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। अब क्योंकि हमें पता है कि सार्स एक खतरनाक बीमारी है जो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है और अब ह्यूमंस के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग बन चुकी है, तो ऐसे में हमारा ये जानना जरूरी है कि ये स्प्रेड कैसे होती है। आइए पता लगाते हैं। सार्स के स्प्रेड होने का मेन रीजन तो क्लोज पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होता है। क्लोज कांटेक्ट में किस करना, हग करना, डायरेक्टली टच करना, अदर पर्सन के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आना, खाने पीने के बर्तनों को शेयर करना, 3 फीट से कम डिस्टेंस पर रहते हुए किसी से बात करने जैसी एक्टिविटीज आती हैं। सार्स पेशेंट की केयर करना भी इसी में आता है। ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, यानी जब एक सार्स इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या खांसता है तो उससे निकले ड्रॉपलेट एयर के जरिए उस पर्सन के माउथ, आईज या नोज तक जा सकते हैं जो नजदीक हो। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इन्फेक्शियस सरफेस को टच करे यानी जहां पर इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स मौजूद हो, जैसे डोर नोब्स, टेलीफोन्स और लिफ्ट बटन, तो इसके जरिए भी सार्स स्प्रेड हो सकता है जब वो इंसान उन्हीं हाथों से अपने माउथ, नोज या आईज को टच करे। हवा के जरिए भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है और हो सकता है कि इसके स्प्रेड के कुछ और तरीके हों जिन्हें जानना अभी एक्सपर्ट्स के लिए बाकी हो। अच्छा, तो इस तरह हमने सार्स के फैलने के तरीके तो जान लिए, लेकिन इनके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी जानते हैं। तो सार्स की शुरुआत अक्सर फ्लू के सिम्टम्स से होती है, यानी फीवर, चिल्स, मसल एक्स, हेडेक और डायरिया जैसे सिम्टम्स से। और इन्फेक्ट होने के 1 हफ्ते के बाद हाई फीवर, ड्राई कॉफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे सिम्टम्स सामने आ सकते हैं। एक पर्सन के वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद इसके सिम्टम्स अगले 2 से 10 दिन बाद तक दिखाई दे सकते हैं और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स 3 से 7 दिनों बाद दिखने लगते हैं। सार्स एक सीरियस इलनेस है जिसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती, क्योंकि ये डेथ का रीजन भी बन सकती है। इसलिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए और अगर ट्रैवलिंग के बाद ऐसे सिम्टम्स नजर आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में बिल्कुल भी देर नहीं की जानी चाहिए।
बहुत से लोगों में सार्स से निमोनिया भी हो जाता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि वो खुद ठीक से सांस नहीं ले पाते और उन्हें मैकेनिकल रेस्पिरेटर की जरूरत पड़ जाती है। कुछ केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर होने से डेथ भी हो जाती है और सार्स के पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हार्ट और लीवर फेलियर भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो सार्स इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उनमें सार्स का हाई रिस्क रहता है, जैसे फैमिली मेंबर्स में और हेल्थ केयर वर्कर्स में। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, खासकर जिन्हें डायबिटीज या हेपेटाइटिस हो, उनमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज्यादा रहता है। तो सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर्स के बारे में जान लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सार्स डायग्नोसिस के बारे में। तो सार्स का सही डायग्नोस हो सके, इसके लिए जरूरी है कि पेशेंट डॉक्टर को ये जरूर से बताए कि क्या वो ऐसे एरियाज में रिसेंटली ट्रैवल करके आए हैं जहां सार्स फैला हुआ है, और क्या वो किसी सार्स पेशेंट की देखभाल कर रहा है। और हाँ, WHO के अकॉर्डिंग सार्स डायग्नोसिस के लिए एक पर्सन में ये सारे सिम्टम्स होने जरूरी हैं। कम से कम 38 डिग्री सेल्सियस का फीवर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस के एक या ज्यादा सिम्टम्स जैसे कफ, सांस लेने में तकलीफ होना एक्सेट्रा, निमोनिया का रेडियोग्राफिक एविडेंस। ये सिम्टम्स कंफर्म होने के बाद नाक की और गले की सूजन का पता लगाने के लिए टेस्ट किए जा सकते हैं और ब्लड सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं। और निमोनिया का पता लगाने के लिए चेस्ट का एक्सरे या सीटी स्कैन हो सकता है। जहां तक इलाज की बात है तो इसका कोई स्टेब्लिश्ड इलाज नहीं है। हाँ, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन और स्टेरॉइड से लंग्स की स्वेलिंग कम की जा सकती है, लेकिन इलाज हर पेशेंट के लिए इफेक्टिव हो ये जरूरी नहीं। सार्स के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद इसके प्रिवेंशन के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, ताकि हम सार्स आउटब्रेक होने की कंडीशन में खुद का और अपनों का बचाव कर सकें। और क्योंकि अभी तक सार्स की किसी भी वैक्सीन का टेस्ट ह्यूमंस पर नहीं हुआ है, इसलिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सार्स से प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपने हाथों को साफ रखें। इसके लिए उन्हें फ्रिक्वेंटली सोप और हॉट वाटर से क्लीन करते रहें, या ऐसे सैनिटाइजर का यूज करें जिसमें मिनिमम 60% अल्कोहल हो। गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को टच ना करें। छींकते और खांसते समय टिश्यू का यूज करें। अपना खाना और बर्तन शेयर ना करें। अगर सार्स इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहे तो डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने और यूज के तुरंत बाद उन्हें डिस्पोज कर दें और अच्छी तरह हाथ धोएं। सर्जिकल मास्क का यूज करें ताकि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रहते हुए आपके नाक और मुंह कवर रह सके। सार्स पेशेंट के पर्सनल आइटम्स जैसे बर्तन, तौलिए, बेडशीट और क्लोथ्स को सोप और हॉट वाटर से वॉश करें। सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करते रहे, खासकर ऐसी सरफेसेस को जहां पसीना, लार, वॉमिट, स्टूल या यूरिन से कंटेमिनेशन का चांस ज्यादा हो। इन सभी कामों को करते समय डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज करें ताकि आप प्रोटेक्टेड रह सके। फीवर या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जैसे सिम्टम्स दिखाई देने पर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लें और घर पर ही रहें। और इस तरीके से आप सार्स आउटब्रेक होने की सिचुएशन में बचाव कर सकते हैं। और अब तो आपको सार्स से जुड़ी वो सारी जानकारियां भी मिल गई हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी थी। इसलिए इस जानकारी को जान करके आप तो अपना बचाव कर ही सकते हैं, लेकिन अकेले अपना बचाव करके हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते, क्योंकि हम एक चेन है। हमारे आसपास वाले लोग, हमारे दोस्त, रिश्तेदार जो भी है, उन सब तक इस जानकारी का जाना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच। लेकिन अगला थैंक्स बनता है जब आप इसे शेयर करेंगे, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ध्यान भी रखें। आगे भी कोई सवाल है जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।